सच। सम्राट सूर्यभान ने जल्दी से कहा, मैंने खुद अप्सरा तन्वी और उस शालिनी नाम की लड़की को बहुत ही करीब से बात करते हुए देखा है। इसके अलावा खड्ग सन्यासी द्वारा छोड़ा गया वह महान व्यूह अंततः वनवीर ने ही तोड़ा था। वनवीर और खड्ग सन्यासी का रिश्ता बहुत ही असामान्य लगता है। बहुत अच्छे। यह सुनकर लॉर्ड जयचंद ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अगर तुम्हारी दी गई जानकारी सच है तो मैं अब तुम्हारे महान सूर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी तय नहीं करूंगा। सम्राट सूर्यभान द्वारा दी गई यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर सम्राट सूर्यभान की बात सच है तो इससे न केवल उस शालिनी नाम की लड़की और खड्ग सन्यासी की असलियत सामने आ सकती है, बल्कि वनवीर का रहस्य भी खुल सकता है। वनवीर का अचानक सामने आना ऐसा था जैसे वह हवा से प्रकट हुआ हो। कोई भी उसकी पृष्ठभूमि या विवरण नहीं जानता था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत लोगों ने वनवीर की पहचान और उसके उद्गम की सावधानीपूर्वक जांच की थी, जिसमें वह खुद भी शामिल था। और इस मामले की जांच में काफी मेहनत भी की गई थी, लेकिन सभी जांचों का अंततः कोई परिणाम नहीं निकला। किसी को भी वनवीर की असलियत का पता नहीं चला। वह कहां से आया, उसने किस संप्रदाय में शिक्षा ली, यह सब एक रहस्य था। स्वर्गीय प्रतिभा वाला ऐसा बेजोड़ योद्धा जैसे हवा से प्रकट हो गया था। यह शालिनी और खड्ग सन्यासी के सामने आने के बिल्कुल समान था। लॉर्ड जयचंद ने मन ही मन अनुमान लगाया कि ये लोग शायद एक ही जगह से आए हैं और इसके अलावा वे किसी बेहद चौंकाने वाले रहस्य से जुड़े हो सकते हैं। वनवीर और खड्ग सन्यासी दोनों के पास सचमुच अद्वितीय प्रतिभा थी। अगर केवल एक ऐसा मार्शल आर्ट्स का महारथी सामने आता तो इसे जन्मजात प्रतिभा माना जा सकता था, लेकिन अगर दो एक साथ सामने आए तो यह कोई संयोग नहीं हो सकता। इसमें निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। ऐसे रहस्य के सामने संग्राम की जान की क्या कीमत थी। आपकी महानता के लिए धन्यवाद लॉर्ड जयचंद। लॉर्ड जयचंद की बातें सुनकर सम्राट सूर्यभान खुशी से फूला न समाया और उसने जल्दी से धन्यवाद दिया। हम उस शालिनी और खड्ग सन्यासी के ठिकानों की जांच जारी रखो। कोई भी नई जानकारी मिलने पर मुझे तुरंत सूचित करना। लॉर्ड जयचंद ने सम्राट सूर्यभान की ओर देखते हुए कहा। जी जी, यह बूढ़ा व्यक्ति आपकी आज्ञा का पालन करेगा। सम्राट सूर्यभान ने तुरंत सहमति दी। हम बहुत अच्छे। सम्राट सूर्यभान का समझदार रवैया देखकर लॉर्ड जयचंद ने संतुष्टि से सिर हिलाया। सम्राट सूर्यभान को निर्देश देने के बाद उनका दिव्य चेतना अवतार वहां नहीं रुका। एक चमक के साथ वह महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर से निकल गया। पूर्वज, क्या हमारे महान सूर्य साम्राज्य को श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अधीन नहीं होना चाहिए था? हम जो कर रहे हैं क्या वह सच में उचित है? लॉर्ड जयचंद के जाने के बाद कुंवर समर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। सम्राट सूर्यभान के काम को श्रवण वर्षा विद्यापीठ के साथ विश्वासघात माना जा सकता था। सम्राट सूर्यभान ने अभी तन्वी को बताया था कि उनका महान सूर्य साम्राज्य सच्चे मन से श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अधीन होना चाहता है और फिर तुरंत तन्वी और वनवीर को धोखा दे दिया। यह बेहद शर्मनाक था। यहां तक कि महान सूर्य साम्राज्य का छठा राजकुमार कुंवर समर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि मैंने तन्वी को मौका नहीं दिया, बस उसने इसका फायदा नहीं उठाया। यह सुनकर सम्राट सूर्यभान ने व्यंग्यपूर्वक कहा। सम्राट सूर्यभान की बातें सुनकर कुंवर समर चुप हो गया। कोई इंसान इतना बेशर्म हो सकता है कि महान सूर्य साम्राज्य का छठा राजकुमार भी शर्मिंदा महसूस करने लगे। कुंवर समर, हमारा महान सूर्य साम्राज्य वर्तमान में बेहद भयानक स्थिति में है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह सोचना है कि हम कैसे बचें। जहां तक अन्य छोटी मोटी बातों का सवाल है उनके बारे में ज्यादा मत सोचो। सम्राट सूर्यभान ने कुंवर समर की ओर देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा। वह एक बूढ़ी लोमड़ी था जो अनगिनत वर्षों से जीवित था। वह कुंवर समर के विचारों को आसानी से समझ सकता था। जी, यह कनिष्ठ पूर्वज की शिक्षाओं का पालन करेगा। सम्राट सूर्यभान की बातें सुनकर कुंवर समर केवल झुककर ही कह सका। हम एक होनहार नौजवान। सम्राट सूर्यभान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। पूर्वज, अगर कोई और काम नहीं है तो यह कनिष्ठ अब विदा लेगा, कुंवर समर ने कहा। हम जाओ। सम्राट सूर्यभान ने अपना हाथ हिलाया। कुंवर समर ने फिर से सम्राट सूर्यभान को प्रणाम किया और मुख्य कक्ष से बाहर निकल गया। जैसे ही कुंवर समर मुख्य कक्ष से बाहर निकला, उसने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या कोई वास्तव में सिर्फ जीवित रहने के लिए इतना बेशर्म हो सकता है कि सभी सिद्धांतों और मर्यादाओं को छोड़ दें? सम्राट सूर्यभान बिना किसी दबाव के ऐसा कर सकता था, लेकिन कुंवर समर नहीं। वनवीर ने गुप्त क्षेत्र में उसकी जान बचाई थी। हालांकि कुंवर समर खुद कोई संत नहीं था, लेकिन वह एक ऐसा कृतघ्न व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जो भलाई का बदला दुश्मनी से दे। महान सूर्य साम्राज्य ऐसा लगता था कि पूरी तरह से सड़ चुका था। महान सूर्य साम्राज्य पर आई इस विपत्ति का एक बड़ा कारण उसकी खुद की गलतियां थीं। सड़ी हुई चीजों में ही कीड़े पनपते हैं। अगर सम्राट सूर्यदेव ने श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ गुप्त रूप से गठबंधन नहीं किया होता तो महान सूर्य साम्राज्य को ऐसे विनाशकारी परिणाम का सामना नहीं करना पड़ता। अगर महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर की सुरक्षा संरचना का नियंत्रण श्यामचंद्र संप्रदाय के प्रमुख द्वारा नहीं छीना गया होता तो महान सूर्य साम्राज्य इतनी कमजोर स्थिति में नहीं होता। शहर की सुरक्षा संरचना के रहते महान सूर्य साम्राज्य को किसी गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ का सामना करते समय भी एक हद तक आत्मविश्वास होता। सम्राट सूर्यदेव का श्यामचंद्र संप्रदाय के प्रति गुप्त झुकाव महान सूर्य साम्राज्य की स्वार्थी सोच से जुड़ा था। यह साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था और इसे बचाया नहीं जा सकता था। उसका यहां रहना अब बेकार था। सम्राट सूर्यभान से विदा लेने के बाद कुंवर समर सीधा भावना के निवास की ओर गया। भावना, हमें चलना चाहिए, कुंवर समर ने भावना की ओर देखते हुए कहा। कहां? भावना ने उत्सुकता से पूछा। चलो श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस चलते हैं, कुंवर समर मुस्कुराया। असल में हमें वरिष्ठ बहन तन्वी के साथ ही श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौट जाना चाहिए था। उस समय तन्वी ने उससे और भावना से पूछा था
कि क्या वे उनके साथ श्रवणवर्षा विद्यापीठ लौटना चाहते हैं या महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में ही रुकना चाहते हैं। उस समय उसने देखा कि महान सूर्य साम्राज्य का शाही शहर बहुत उथल पुथल में था और इस अचानक आई विपत्ति के कारण भारी नुकसान उठा चुका था। इसलिए वह रुककर महान सूर्य साम्राज्य के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन सम्राट सूर्यभान के कामों को देखने के बाद उसने पूरी तरह से हार मान ली थी। यह साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका था और इसे नष्ट हो जाना चाहिए। अगर वह उस समय तन्वी और वनवीर के साथ चला गया होता तो यह एक आसान काम होता। लेकिन अब अगर वह और भावना महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर से निकलना चाहते हैं तो उन्हें सावधानी से योजना बनानी होगी। सम्राट सूर्यभान क्रूर और नीच था। अगर उसे उनकी योजनाओं का पता चल गया तो कौन गारंटी दे सकता है कि वह उन्हें भी निशाना नहीं बनाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका लाभ के लिए कोई स्तर नहीं था, कुछ भी संभव था। इसलिए हालांकि कुंवर समर सम्राट सूर्यभान के कामों से पूरी तरह असहमत था, उसने बाहर से विनम्रता और आज्ञाकारिता बनाए रखी। वह तथ्य कि उसे एक बड़ा अवसर मिलने के बावजूद वह अब तक जीवित था, यह दर्शाता था कि उसकी चालाकी आम लोगों से कहीं अधिक थी। भले ही वह सम्राट सूर्यभान की हरकतों से असहमत था, लेकिन वह उन परिस्थितियों में इसे सीधे तौर पर नहीं दिखाएगा। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे आज्ञाकारी होने का नाटक करना पड़ा। क्या हम अभी वापस चलें? कुंवर समर की बातें सुनकर भावना की आंखें चमक उठीं। सच तो यह है कि वह महान सूर्य साम्राज्य की हरकतों से बहुत पहले ही असंतुष्ट थी, लेकिन क्योंकि कुंवर समर रुका हुआ था, वह केवल उसी के साथ रुक सकती थी। अब कुंवर समर को महान सूर्य साम्राज्य छोड़कर श्रवणवर्षा विद्यापीठ वापस जाने की बात कहते हुए सुनकर भावना स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। हाँ, तैयार हो जाओ, हम वापस जा रहे हैं। कुंवर समर ने सिर हिलाया। श्रवणवर्षा विद्यापीठ, लॉर्ड जयचंद का आना एक सम्मान की बात है। मेरे सत्कार में हुई कमी के लिए मुझे क्षमा करें। एल्डर यश ने लॉर्ड जयचंद के दिव्य चेतना अवतार को आते देख जल्दी से आगे बढ़कर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा। हालांकि वह ऊपर से विनम्र दिख रहा था, लेकिन वह मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह बूढ़ा व्यक्ति उनके श्रवणवर्षा विद्यापीठ में क्या कर रहा है। यह जानना जरूरी है कि श्रवणवर्षा विद्यापीठ और उनके महारक्तिम किला के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। महारक्तिम किला शांति का समर्थक है, जबकि श्रवणवर्षा विद्यापीठ युद्ध का कट्टर समर्थक है। दोनों संप्रदाय अपनी विचारधाराओं में पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत हैं। श्रवणवर्षा विद्यापीठ के मन में महारक्तिम किला के लिए कभी कोई सद्भावना नहीं रही। दोनों संप्रदायों के बीच शायद ही कोई बातचीत होती है, लेकिन अब लॉर्ड जयचंद का दिव्य चेतना अवतार स्वयं उनके दरवाजे पर आ गया है, जिससे एल्डर यश को बेचैनी महसूस हो रही है। उसे आश्चर्य है कि इस बूढ़े व्यक्ति का दिव्य चेतना अवतार अचानक श्रवणवर्षा विद्यापीठ में किस उद्देश्य से आया है। क्या तन्वी और वनवीर यहां हैं? लॉर्ड जयचंद ने एल्डर यश की ओर देखा और सीधे पूछा। किला प्रमुख जयचंद को उनसे क्या काम है? एल्डर यश हैरान रह गया और उसने पूछा। कृपया उन्हें बुलाएं, मित्र यश, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। लॉर्ड जयचंद ने उदासीनता से कहा। श्रवणवर्षा विद्यापीठ के क्षेत्र में भी लॉर्ड जयचंद ने अपना अहंकारी और घमंडी व्यवहार बनाए रखा था। अगर लॉर्ड जयचंद को उनसे कोई बात करनी है तो मुझे बताइए और मैं उन्हें यह संदेश दे दूंगा, एल्डर यश ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्य लोग लॉर्ड जयचंद से डर सकते हैं, लेकिन श्रवणवर्षा विद्यापीठ निश्चित रूप से नहीं डरता था। अगर लॉर्ड जयचंद का असली रूप भी यहां मौजूद होता तो भी वह श्रवणवर्षा विद्यापीठ के क्षेत्र में कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता था। दिव्य अवतार की तो बात ही छोड़िए। श्रवणवर्षा विद्यापीठ की सुरक्षा संरचना कोई सजावट की वस्तु नहीं थी। अतीत में वे महारक्तिम किला को कुछ सम्मान दे सकते थे। आखिरकार महारक्तिम किला शक्तिशाली था और श्रवणवर्षा विद्यापीठ पहले उनसे काफी कमजोर था। हालांकि श्रवणवर्षा विद्यापीठ महारक्तिम किला के व्यवहार को अस्वीकार करता था, लेकिन वे सक्रिय रूप से उन्हें उकसाते नहीं थे। लेकिन अब तन्वी द्वारा दी गई चमत्कारी औषधियों को प्राप्त करने के बाद श्रवणवर्षा विद्यापीठ की ताकत बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा श्रवणवर्षा विद्यापीठ के कुलपति मयंक ने भी अपनी ताकत में काफी वृद्धि की थी। अब चाहे वह उच्च स्तरीय युद्ध क्षमता के मामले में हो या संप्रदाय की समग्र शक्ति के मामले में, श्रवणवर्षा विद्यापीठ किसी भी तरह से महारक्तिम किला से कमतर नहीं है। मेरा शिष्य संग्राम महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में मारा गया। यह मामला तन्वी और वनवीर से जुड़ा है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि मित्र यश उन्हें यहां बुलाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले के बारे में पूछताछ करना चाहता हूं, लॉर्ड जयचंद ने एल्डर यश से कहा। यहां श्रवणवर्षा विद्यापीठ में हालांकि उनका व्यवहार हमेशा की तरह अहंकारी था, लेकिन वह उस अहंकारी और दबंग व्यक्ति से पूरी तरह अलग थे जो वे महान सूर्य साम्राज्य में थे। लॉर्ड जयचंद अच्छी तरह से जानते थे कि जहां वह सम्राट सूर्यभान को धमकी दे सकते थे, वह श्रवणवर्षा विद्यापीठ को कभी धमकी नहीं दे सकते थे, विशेष रूप से वर्तमान श्रवणवर्षा विद्यापीठ को। चूंकि कुलपति मयंक युद्ध के मैदान में महाअसुरभद्र को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थे, इसलिए उनकी ताकत पहले से ही उनके बराबर थी। और अब अपनी समग्र शक्ति के काफी बढ़ जाने के साथ श्रवणवर्षा विद्यापीठ की ताकत महारक्तिम किला की ताकत से ज्यादा कम नहीं थी। अगर वह उसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल करते जो उन्होंने सम्राट सूर्यभान के खिलाफ की थी, तो वह केवल खुद को अपमानित कर रहे होते। श्रवणवर्षा विद्यापीठ उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर सकता था। इसलिए एल्डर यश से बात करते समय लॉर्ड जयचंद काफी विनम्र थे। लॉर्ड जयचंद ने क्या कहा? युवा कुंवर संग्राम मारे गए। एल्डर यश ने लॉर्ड जयचंद की बात सुनकर हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। सच में यह बात पहले ही फैल चुकी थी और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उन्हें यह खबर न मिली हो। आखिरकार श्यामचंद्र संप्रदाय के प्रमुख का महान सूर्य साम्राज्य में तांडव कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में फैल गई थी। स्वाभाविक रूप से एल्डर यश को बहुत पहले ही यह जानकारी मिल चुकी थी।
हालांकि वह इस घटना के विशिष्ट विवरण नहीं जानता था, लेकिन वह सामान्य स्थिति के बारे में स्पष्ट था। एल्डर यश की बातें सुनकर लॉर्ड जयचंद अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ने से नहीं रोक पाए। उनकी आंखों में क्रोध की चमक थी। धिक्कार है, यह बूढ़ा व्यक्ति असल में मेरे सामने भ्रमित होने का नाटक कर रहा है। अगर उसके सामने वाला व्यक्ति सम्राट सूर्यभान होता तो वह उसे बहुत पहले ही थप्पड़ मार चुका होता, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एल्डर यश के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार वह यहां केवल एक दिव्य चेतना अवतार के रूप में आया था और उसकी ताकत विशेष रूप से महान नहीं थी। अगर उसने एल्डर यश पर हमला करने की हिम्मत की तो एल्डर यश किसी भी क्षण इस दिव्य चेतना अवतार को नष्ट कर सकता था। बिल्कुल सही, संग्राम महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में मारा गया था। मैंने सुना है कि जिसने संग्राम को मारा है उसका तन्वी और वनवीर के साथ करीबी रिश्ता है, इसीलिए मैं यहां विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने आया था। लॉर्ड जयचंद ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल के गुस्से को दबाया, एल्डर यश की ओर घूरा और उदासीनता से कहा, मित्र यश, आप मेरे इस छोटे से अनुरोध को भी नहीं मानेंगे क्या? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लॉर्ड जयचंद को अस्थायी रूप से अपना पद नीचा करना पड़ा। यह एल्डर यश लॉर्ड जयचंद की बातें सुनकर एक पल के लिए झिझका और अंततः उसके पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं किसी से लॉर्ड जयचंद के अनुरोध को तन्वी तक पहुंचाने के लिए कहूंगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वह यहां आएगी या नहीं। आखिरकार वह लड़की बहुत जिद्दी है और मैं जो कहता हूं वह प्रभावी नहीं हो सकता है। लॉर्ड जयचंद पहले ही ऐसा कह चुके थे, इसलिए उनके लिए सहमत न होना अनुचित होगा और इससे लॉर्ड जयचंद को मुश्किलें पैदा करने का भी कारण मिल जाएगा। हालांकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ अब महारक्तिम किला से डरता नहीं है, लेकिन वह इस समय उनके साथ संबंध नहीं तोड़ना चाहता। लॉर्ड जयचंद का अनुरोध अनुचित नहीं है और वह आगे इनकार नहीं कर सकता। तुरंत एल्डर यश ने किसी को तन्वी तक स्थिति पहुंचाने के लिए भेजा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ, तपोवन शिखर। लॉर्ड जयचंद मुझसे मिलना चाहते हैं। शिष्य की रिपोर्ट सुनने के बाद तन्वी हैरान रह गई। हाँ, लॉर्ड जयचंद चाहते हैं कि वरिष्ठ बहन तन्वी और युवा कुंवर वनवीर वहां आए। उनका कहना है कि उन्हें वरिष्ठ बहन तन्वी और युवा कुंवर वनवीर से कुछ पूछना है, शिष्य ने कहा। यह सुनकर तन्वी चुप हो गई। पतिदेव, आपको क्या लगता है कि लॉर्ड जयचंद का इससे क्या मतलब है? काफी देर बाद तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा। है, लगता है सम्राट सूर्यभान ने हमें धोखा दिया है। लॉर्ड जयचंद यहां शालिनी की पहचान और उसके ठिकाने के बारे में हमसे पूछताछ करने आया है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर व्यंग्यपूर्वक कहा। एकांश ने संचार ताबीज के माध्यम से शालिनी को बताया था कि लॉर्ड जयचंद का दिव्य चेतना अवतार उसे खोजने के लिए महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में आया था। शालिनी ने फिर अपने मुख्य शरीर को इसके बारे में बताया। चूंकि एकांश ने रहस्य उजागर नहीं किया था और लॉर्ड जयचंद इतनी जल्दी श्रवण वर्षा विद्यापीठ आ गए थे, तो इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि सम्राट सूर्यभान ने उन्हें धोखा दिया था। वह बूढ़ा दुष्ट सम्राट सूर्यभान, उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह सुनकर तन्वी हैरान और क्रोधित थी। अगर हम न होते तो वह और महान सूर्य साम्राज्य बहुत पहले ही श्यामचंद्र संप्रदाय के प्रमुख द्वारा मिटा दिए गए होते। इसके अलावा इस बूढ़े दुष्ट ने कुछ ही समय पहले कहा था कि वह सच्चे मन से हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अधीन होना चाहता है और अब वह ऐसा कृतघ्न काम करने की हिम्मत करता है। उसने विराट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया। इतने सालों तक साथ रहने के बाद वह विराट को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वह बिना किसी कारण के कभी नहीं बोलता था। इसके अलावा वह बूढ़ा दुष्ट सम्राट सूर्यभान शुरुआत से ही अच्छा नहीं था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना घृणित और बेशर्म काम करेगा। ये लाभ से प्रेरित दुष्ट लोग क्या नहीं करेंगे? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। उस बूढ़े दुष्ट ने वास्तव में हमें धोखा देने की हिम्मत की। जल्दी या बाद में हम उस बूढ़े दुष्ट से हिसाब चुकता करेंगे। तन्वी ने नफरत से कहा। पतिदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा। चूंकि लॉर्ड जयचंद हमसे मिलना चाहते हैं तो चलो उनसे मिलते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसे। उनके असली रूप ने लॉर्ड जयचंद के शिष्य संग्राम को मार डाला था और वह अनिवार्य रूप से जल्दी या बाद में लॉर्ड जयचंद से टकराएगा। चूंकि ऐसा था तो वह पहले ही उस बूढ़े व्यक्ति से मिल सकता था ताकि वह देख सके कि वह किस तरह का व्यक्ति है, इस प्रकार उनके भविष्य के मुठभेड़ के लिए तैयारी कर सके। आखिरकार अपने दुश्मन को जानना जीत की कुंजी है। इसके अलावा इस घटना के बिना भी वह और महारक्तिम किला जल्दी या बाद में टकराते ही वह और आत्मसमर्पण करने वाला गुट एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एक बार उसके पास पर्याप्त ताकत आ जाने पर वह निश्चित रूप से उन्हें खत्म करने के लिए कदम उठाएगा। हाँ, ठीक है, तन्वी ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि विराट उनसे मिलना चाहता था तो वे जाएंगे। इन महत्वपूर्ण मामलों में वह लगभग हमेशा विराट की आज्ञाकारी थी। विराट जो भी कहता वह वही करती। लॉर्ड जयचंद, आप इस कनिष्ठ से मिलने किस लिए आए हैं? तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सत्कार कक्ष में प्रवेश किया। लॉर्ड जयचंद को प्रणाम किया और पूछा, तन्वी, वास्तव में शालिनी और खड्ग सन्यासी कौन है? लॉर्ड जयचंद ने तन्वी की ओर घूरा। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। अगर लॉर्ड जयचंद इस मामले के लिए इस कनिष्ठ से मिल रहे हैं तो आप गलत व्यक्ति के पास आए हैं, तन्वी ने शांति से उत्तर दिया। तन्वी, किसी ने शालिनी के साथ तुम्हारे करीबी रिश्ते को देखा है? लॉर्ड जयचंद ने उसे ठंडी नजर से घूरा। तो क्या? लॉर्ड जयचंद के सवालों का सामना करते हुए तन्वी बेफिक्र रही और ठंडे स्वर में जवाब दिया। तन्वी, उस छोटे दरिंदे खड्ग सन्यासी ने मेरे शिष्य संग्राम को मार डाला। तुम्हें यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए। लॉर्ड जयचंद ने तन्वी की ओर घूरा और ठंडे स्वर में कहा। तो क्या? तन्वी ने शांति से कहा। क्या तुम निश्चित हो कि तुम उस छोटे दरिंदे को बचाना चाहती हो? लॉर्ड जयचंद का चेहरा और भी ठंडा हो गया। अगर तुम आज उसकी पहचान और पृष्ठभूमि नहीं बताती हो तो मुझे तुम्हारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ को उस हत्यारे के साथी के रूप में शामिल करने के लिए दोष मत देना। तन्वी,
तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारा महारक्तिम किला अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर भविष्य में बाहर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के किसी भी शिष्य के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो हमारे महारक्तिम किला को दोष मत देना। लॉर्ड जयचंद की बातें सुनकर तन्वी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। अगर लॉर्ड जयचंद ने केवल उसे व्यक्तिगत रूप से धमकी दी होती तो वह स्वाभाविक रूप से उनसे नहीं डरती, लेकिन इस बूढ़े दुष्ट ने वास्तव में उसे धमकी देने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों की सुरक्षा का इस्तेमाल किया। सच में यह बेशर्मी की हद थी। हाँ हाँ हाँ, लॉर्ड जयचंद, श्रवण वर्षा विद्यापीठ में आपकी उपस्थिति वास्तव में एक सम्मान की बात है। आपने मुझे पहले से सूचित क्यों नहीं किया ताकि मैं आपके स्वागत की तैयारी कर सकूं। अफसोस, मैं इस बार अविश्वसनीय रूप से असभ्य रहा हूं। जैसे ही सत्कार कक्ष का माहौल अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हुआ, बाहर से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। हंसी के साथ कक्ष के बाहर से एक आकृति अंदर आई। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति मयंक का आध्यात्मिक अवतार थी। कुलपति मयंक के आध्यात्मिक अवतार को अंदर आते देख लॉर्ड जयचंद की नजर थोड़ी सिकुड़ गई। यह बूढ़ी लोमड़ी वास्तव में वापस आ गई है। यह थोड़ी परेशानी की बात है। उसके लिए तन्वी जैसे युवाओं को डराना और उन पर हेरफेर करना बहुत आसान है, लेकिन मयंक जैसी एक बूढ़ी लोमड़ी से निपटना जो अनगिनत वर्षों से जीवित है, इतना आसान नहीं है। खासकर तब जब मयंक की ताकत बहुत बढ़ गई है, जिससे वह लगभग उसके जितना ही शक्तिशाली हो गया है। उसके तरीके तन्वी पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन मयंक जैसी बूढ़ी लोमड़ी पर वे एक मजाक थे। लॉर्ड जयचंद, यदि आपके पास हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए कोई मार्गदर्शन है तो आप मुझे खोजने के लिए श्रवण वर्षा नगर आ सकते हैं। हमारा श्रवण वर्षा नगर आपके महारक्तिम नगर से बहुत दूर नहीं है। एक दिव्य चेतना अवतार को यहां तक भेजने की क्या जरूरत थी। कुलपति मयंक ने मुस्कुराते हुए लॉर्ड जयचंद की ओर देखकर कहा, मैं इस बार श्रवण वर्षा विद्यापीठ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे अपनी भतीजी तन्वी से कुछ मामलों के बारे में पूछना है। लॉर्ड जयचंद ने उत्तर दिया। कुलपति मयंक के दिव्य चेतना अवतार के आने के बाद उनका रवैया बहुत अधिक विनम्र हो गया था। समान शक्ति वाले एक महारथी के सामने अहंकारी होने का उसे बहुत कम अधिकार था। ओह, क्या ऐसा है? कुलपति मयंक ने उत्सुकता से पूछा। लॉर्ड जयचंद, मेरी शिष्या से वास्तव में क्या जानना चाहते हैं? कुलपति मयंक वास्तव में लॉर्ड जयचंद के आने के बारे में काफी जागरूक थे। महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में जो घटनाएं घटी हैं वे अब पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में फैल चुकी हैं और कुलपति मयंक स्वाभाविक रूप से उनके बारे में जानते हैं। इसके अलावा इस मामले के कारण तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट भी इसमें शामिल थे और कुलपति मयंक ने तन्वी से विशिष्ट विवरणों के बारे में पूछताछ की थी। तन्वी ने उन्हें सम्राट सूर्यभान की महान सूर्य साम्राज्य को श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अधीन करने की इच्छा के बारे में भी बताया था। इसलिए कुलपति मयंक लॉर्ड जयचंद के यहां आने के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ गए थे। हालांकि अपनी स्पष्ट समझ के बावजूद उन्होंने इस समय अनजान होने का नाटक किया। मेरा शिष्य संग्राम खड्ग सन्यासी नामक किसी व्यक्ति के हाथों मारा गया है और अब यह हत्यारा बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया है। लेकिन मैंने सुना है कि मेरी भतीजी तन्वी का उस नौजवान के साथ संबंध काफी असामान्य है। इसलिए मैं अपनी भतीजी तन्वी से उस नौजवान की पहचान और उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करना चाहूंगा। लॉर्ड जयचंद ने उदासीनता से कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि कुलपति मयंक अज्ञानता का नाटक कर रहे थे, लेकिन चूंकि कुलपति मयंक बेवकूफ बनना चाहते थे इसलिए वह भी उनके साथ नाटक करेंगे। लॉर्ड जयचंद, चूंकि आप जानते हैं कि मेरी शिष्या का उस खड्ग सन्यासी के साथ असामान्य संबंध है, तो आप फिर भी यहां खड्ग सन्यासी की पहचान और उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने क्यों आए हैं? इससे आपका क्या मतलब है? लॉर्ड जयचंद की बातें सुनकर कुलपति मयंक ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या लॉर्ड जयचंद मेरी शिष्या को फंसाना चाहते हैं? लॉर्ड जयचंद ने शायद गलत अनुमान लगाया है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्य कभी भी दोस्तों को धोखा देने या विश्वास तोड़ने जैसा कोई काम नहीं करेंगे। कुलपति मयंक, उस खड्ग सन्यासी ने मेरे शिष्य को मार डाला। कुलपति मयंक की बातें सुनकर लॉर्ड जयचंद ने उन्हें घूरा और ठंडे स्वर में कहा, खड्ग सन्यासी ने संग्राम को मार डाला। लॉर्ड जयचंद को खड्ग सन्यासी से बदला लेना चाहिए। मेरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ में नहीं आना चाहिए। कुलपति मयंक ने उदासीनता से कहा। बेशक मैं उस छोटे दरिंदे से अपना बदला लेना चाहता हूं, लेकिन उसके ठिकाने का वर्तमान में पता नहीं है और तन्वी का उस छोकरे के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मैं तन्वी से उसका स्थान बताने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ आया हूं। लॉर्ड जयचंद ने ठंडे स्वर में कहा। लॉर्ड जयचंद, मेरी शिष्या का उस खड्ग सन्यासी से कोई संबंध नहीं है। यह बात तो छोड़ ही दें, अगर होता भी तो वह आपको नहीं बताती। कुलपति मयंक ने ठंडे स्वर में कहा। कुलपति मयंक, क्या श्रवण वर्षा विद्यापीठ उस छोकरे को बचाने जा रहा है? यह सुनकर लॉर्ड जयचंद ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लॉर्ड जयचंद, जो चाहो कहो, कुलपति मयंक ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अगर लॉर्ड जयचंद मेरी शिष्या को धमकी देना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं सहमत हूं या नहीं। कुलपति मयंक, क्या श्रवण वर्षा विद्यापीठ वास्तव में हमारे महारक्तिम किला का विरोध करने का इरादा रखता है? लॉर्ड जयचंद ने कुलपति मयंक को घूरा और ठंडे स्वर में पूछा। मेरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ का महारक्तिम किला का विरोध करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर लॉर्ड जयचंद हमें मजबूर करना चाहते हैं तो हमारा श्रवण वर्षा विद्यापीठ ऐसा नहीं कर सकता। कुलपति मयंक ने उदासीनता से कहा। अगर महारक्तिम किला इस मामले के कारण मेरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है तो मेरा श्रवण वर्षा विद्यापीठ डरपोक कायरों का झुंड नहीं है। लॉर्ड जयचंद, बस अपनी रेखाएं खींचिए और हमारा श्रवण वर्षा विद्यापीठ उन्हें स्वीकार करेगा। अतीत में लॉर्ड जयचंद से बात करते समय वह शायद इतने मुखर नहीं रहे होंगे, लेकिन अब उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और श्रवण वर्षा विद्यापीठ की ताकत में भी काफी सुधार हुआ था। अब श्रवण वर्षा विद्यापीठ किसी भी पहलू में महारक्तिम किला से कमजोर नहीं था।
इन परिस्थितियों में वह लॉर्ड जयचंद की धमकी को कैसे स्वीकार कर सकता था? अगर लॉर्ड जयचंद वास्तव में लड़ना चाहते थे तो ऐसा ही सही। वह लंबे समय से महारक्तिम किला के इन कायर आत्मसमर्पण करने वालों को नापसंद करते थे जो केवल अपनों पर धौंस जमाना जानते थे। अतीत में दक्षिणी स्वर्गमंडल की समग्र स्थिति की खातिर वह अपने गुस्से को पी जाना चुन सकते थे, लेकिन अब पूरे दक्षिणी स्वर्गमंडल की ताकत पहले से कई गुना अधिक है। कम से कम अभी के लिए तिमिर मंडल दक्षिणी स्वर्गमंडल के लिए कोई खतरा नहीं है। क्योंकि ऐसा है, अगर महारक्तिम किला उन्हें उकसाना चाहता है तो उन्हें अपनी मनमानी करने दो। लेकिन कुलपति मयंक को लगा कि महारक्तिम किला की कायरतापूर्ण और धौंस जमाने वाली प्रकृति को देखते हुए जब तक वह मरने तक लड़ने की इच्छा दिखाता है, लॉर्ड जयचंद वास्तव में युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। कुलपति मयंक की बातें सुनकर लॉर्ड जयचंद ने उन्हें एक गहरी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, कुलपति मयंक, मैं यह बात याद रखूंगा। कुलपति मयंक के दृढ़ रवैये के साथ तन्वी और वनवीर से शालिनी और खड्ग सन्यासी के बारे में पता लगाने की उनकी योजना स्पष्ट रूप से असंभव थी। किला प्रमुख जयचंद, विदा। कुलपति मयंक ने शांति से कहा। वह और लॉर्ड जयचंद कभी एक जैसे लोग नहीं थे। उनके बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। यह सुनकर लॉर्ड जयचंद ने जोर से नाक सिकोड़ी और जाने के लिए मुड़ गए। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। लॉर्ड जयचंद के जाने के बाद तन्वी ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा। तन्वी, तुम क्या बकवास कर रही हो? कुलपति मयंक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, माफी क्यों मांग रही हो? महारक्तिम किला के उन दुष्टों में से कई मरने के लायक थे। संग्राम ने खुद अपने विनाश को आमंत्रित किया था। इस मामले में खड्ग सन्यासी ने कुछ गलत नहीं किया, और न ही तुमने। गलती केवल महारक्तिम किला के उन दुष्टों की थी। तन्वी, हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ का आदर्श वाक्य कभी मत भूलना, जो कुछ भी धर्मी है हम बिना किसी हिचकिचाहट के करेंगे। धर्म की शक्ति बुरी शक्तियों के सामने कैसे झुक सकती है? कुलपति मयंक की बातें सुनकर तन्वी का दिल भारी हो गया। जी गुरुदेव, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगी, तन्वी ने जल्दी से जवाब दिया। तन्वी, चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, बस वही करो जो तुम्हें सही लगता है, कुलपति मयंक ने उसकी ओर देखते हुए कहा। जो भी परिणाम होंगे मैं उन्हें तुम्हारे लिए सहूंगा। यह दुनिया बहुत लंबे समय से बुराई के प्रभुत्व में है। अब इस दुनिया की धर्मी भावना को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। जी गुरुदेव। कुलपति मयंक की बातें सुनकर तन्वी ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और गंभीरता से जवाब दिया। हाँ, अतीत में न्याय का समर्थन करने वालों ने अंधकार दानव वंश का विरोध करने के लिए बहुत अधिक रियायतें दी थीं। नतीजतन पूरा दक्षिणी स्वर्गमंडल अब कुछ अराजक हो गया था। जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, जैसे महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय, उनमें अंधकार दानव वंश से लड़ने का साहस नहीं था, लेकिन वे दक्षिणी स्वर्गमंडल के मानव जाति के भीतर अत्याचार करने और अहंकारपूर्ण व्यवहार करने में बहुत माहिर थे। इन वर्षों में अनगिनत लोगों ने उनके प्रभाव में आकर दुख झेले थे। उनकी ताकत के कारण अमर खड्ग संप्रदाय, श्रवण वर्षा विद्यापीठ, रहस्यमयी कन्या महल, शस्त्र निर्माण भवन और दानव दमन संप्रदाय, सभी युद्ध समर्थक गुट जो अंधकार दानव वंश से लड़ने के लिए आंतरिक कलह पर अपनी ताकत बर्बाद नहीं करना चाहते थे, उनके कार्यों पर आंखें मूंदने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, भले ही वे उन्हें बहुत नापसंद करते थे। अब दक्षिणी स्वर्गमंडल की ताकत में काफी सुधार हुआ है। उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ की ताकत भी अब वैसी नहीं रही जैसी वह हुआ करती थी, और उन्हें निश्चित रूप से पहले की तरह अपना गुस्सा पी जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि युवा मित्र वनवीर, यह सबसे अच्छा है कि इस अवधि के दौरान बाहर न जाएं। कुलपति मयंक श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़े और बोले, महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में आपने जो किया है उससे संभवतः श्यामचंद्र संप्रदाय पूरी तरह से नाराज हो गया है। श्यामचंद्र संप्रदाय निश्चित रूप से आपकी जान लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसके अलावा आपके पास मौजूद रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि एक बहुत बड़ा प्रलोभन है, यहां तक कि गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के लिए भी। आने वाले कुछ समय के लिए आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ में ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह कनिष्ठ समझता है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने झुककर सहमति व्यक्त की। महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में श्यामचंद्र संप्रदाय के प्रमुख पर हमला करने के लिए उसने जिस रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि का इस्तेमाल किया था, वह पहले ही ले ली गई थी जब उसका मुख्य शरीर महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर से निकल गया था। इस निर्मल अवतार के पास जो रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि थी, वह केवल दिव्य अग्नि बैंगनी स्वर्ण तुम्बी का उपयोग करके पोषित की गई एक उपज्वाला थी। हालांकि रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि की यह लौ महत्वहीन नहीं थी, लेकिन यह उसके मुख्य शरीर के पास मौजूद रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि से बहुत कमतर थी। उसके निर्मल अवतार की वर्तमान ताकत के साथ यह बस गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ से कोई मुकाबला नहीं था। उसने अपने असली रूप की रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि का उपयोग महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में श्यामचंद्र संप्रदाय के प्रमुख को इतनी गंभीर चोटें पहुंचाने के लिए किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि श्यामचंद्र संप्रदाय का प्रमुख उससे नफरत करता था। अगर वह अभी भाग जाता तो उसे निस्संदेह श्यामचंद्र संप्रदाय के पूर्ण पैमाने पर पीछा करने का सामना करना पड़ता। विराट अपनी वर्तमान दुर्दशा से अच्छी तरह वाकिफ था। जब तक कि कुछ और नहीं चल रहा था, उसके निर्मल अवतार का भागने का कोई इरादा नहीं था। अभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस निर्मल अवतार की ताकत में सुधार करना था। उसके निर्मल अवतार की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही थी। पर्याप्त ताकत के बिना वह शायद खुद को बचाने में भी सक्षम नहीं होगा। आखिरकार उसके सभी दुश्मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। पंच अग्नि संप्रदाय। युवा कुंवर, मैंने सुना है कि महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि दिखाई दी है। एल्डर हरीश उस कक्ष में घुस गए जहां युवराज चिराग एकांत में थे और उत्साह से बोले,
क्या कहा तुमने? महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि दिखाई दी है। एल्डर हरीश की बातें सुनकर युवराज चिराग अचानक खड़े हो गए, एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ एल्डर हरीश की ओर घूरते हुए, और पूछा, क्या यह खबर सच है? बिल्कुल सच, एल्डर हरीश ने उत्साह से कहा। यह बात पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में फैल गई है। रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि किसके पास है? यह सुनकर युवराज चिराग ने जल्दी से एल्डर हरीश का हाथ पकड़ा और चिंता से पूछा। वनवीर, एल्डर हरीश ने कहा, महान सूर्य साम्राज्य के शाही शहर में वनवीर ने श्यामचंद्र संप्रदाय के प्रमुख को गंभीर रूप से घायल करने के लिए रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि का इस्तेमाल किया। क्या कहा तुमने? वनवीर। यह सुनकर युवराज चिराग ने अविश्वास में कहा, यह असंभव है। वह छोकरा केवल 9वीं विपत्ति लोक का एक मामूली कीड़ा है। उसकी ताकत के साथ वह रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को कैसे परिष्कृत कर सकता है? रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि अत्यंत उच्च कोटि की है। उसकी ताकत के साथ भी इस स्तर की स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि को परिष्कृत करना एक अत्यंत कठिन कार्य होगा। वनवीर, 9वीं विपत्ति लोक का एक मामूली कीड़ा, उसके पास ऐसी कौन सी योग्यता या क्षमता थी कि वह इतनी उच्च स्तरीय स्वर्गीय अग्नि को परिष्कृत कर सके? पहले मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हर कोई यह खबर फैला रहा है, इसलिए यह झूठा नहीं होना चाहिए। एल्डर हरीश ने यह सुनकर झिझकते हुए कहा। सच कहूं तो जब उन्होंने पहली बार यह खबर सुनी थी तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ कि यह सच था। आखिरकार उनके पंचअग्नि संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्टों से बेहतर कोई नहीं जानता था कि रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि कितनी उच्च स्तरीय स्वर्गीय अग्नि थी और इसे परिष्कृत करना कितना कठिन था। यहां तक कि उनके लिए 9वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के रूप में ऐसी स्वर्गीय अग्नि को परिष्कृत करना बेहद कठिन था। 9वीं विपत्ति लोक के एक मामूली कीड़े के लिए तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कीड़ा रक्तिम ज्वाला को परिष्कृत करना तो दूर, शायद राख हो जाएगा अगर वह रक्तिम ज्वाला की एक चिंगारी को छू भी ले। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? युवराज चिराग खुद से बुदबुदाया। यह बात इतनी अविश्वसनीय लग रही थी कि वह बस इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। युवा कुंवर, वनवीर की आस्तीन में कई चालें हैं। वह असुर जयकाल और उसके अंधकार दानव वंश के पीछा करने से बच गया और यहां तक कि उन्हें मारने में भी कामयाब रहा, एल्डर हरीश ने कहा। उसके पास रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को परिष्कृत करने का कोई विशेष तरीका हो सकता है। एल्डर हरीश की बातें सुनकर युवराज चिराग को लगा कि उनमें कुछ सच्चाई है, लेकिन उसने फिर भी इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने के लिए अपने एकांत साधना कक्ष से निकल गया। कुछ जांच के बाद उसने अंततः पुष्टि की कि खबर वास्तव में सच थी। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। खबर की पुष्टि करने के बाद युवराज चिराग गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। हमने उस समय इतनी भारी कीमत चुकाई थी और अंत में हम वास्तव में इस छोकरे के लिए बलि का बकरा बन गए। अपमानजनक, बिल्कुल अपमानजनक। उस समय गुप्त क्षेत्र में ज्वाला पर्वत श्रृंखला के भूमिगत हिस्से में उनके पंच अग्नि संप्रदाय ने पहले असुर जयकाल और उसके अंधकार दानव वंश के साथ भयंकर युद्ध किया था और भारी कीमत चुकाई थी। बाद में रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि प्राप्त करने के लिए उसने भूमिगत मैग्मा समुद्र में अर्धचरण गहन शून्य लोक के जानवर के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई भी लड़ी। उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप उसके आसपास के पंच अग्नि संप्रदाय के योद्धाओं को भारी नुकसान हुआ। यहां तक कि उसे और एल्डर हरीश को भी उस लड़ाई में बेहद गंभीर चोटें आईं। लेकिन इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि अचानक बिना किसी कारण के गायब हो गई। उनके द्वारा किए गए सभी बलिदान व्यर्थ चले गए। शुरुआत में वह सोच रहा था कि रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि कहां चली गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वनवीर और तन्वी, उस नीच जोड़े ने रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को चुपके से चुराने के लिए किसी साधन का उपयोग करने के लिए अर्धचरण गहन शून्य लोक के जानवर के साथ पंच अग्नि संप्रदाय के योद्धाओं की लड़ाई का फायदा उठाया होगा। उस नीच जोड़े की छिपने की विधियां अत्यंत चतुर थीं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि असुर जयकाल और उसके अंधकार दानव वंश से निपटने के बाद वे चुपचाप लौट आए। युवराज चिराग ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा वह उतना ही क्रोधित होता गया। हालांकि युवराज चिराग का अनुमान केवल आधा सही था। रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को वास्तव में विराट ने ले लिया था, लेकिन इसका तन्वी से कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय विराट ने स्वरा को इसे ले जाने के लिए दिव्य अग्नि बैंगनी स्वर्ण तुम्बी का उपयोग करने के लिए कहा था। रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि की शक्ति को देखते हुए तन्वी की ताकत के साथ भी वह इसे इतनी आसानी से दूर नहीं ले जा सकती थी। जब तन्वी गुप्त क्षेत्र के ज्वाला पर्वत श्रृंखला के भूमिगत हिस्से में युवराज चिराग और अन्य लोगों से मिली, उसकी ताकत अब की तुलना में बहुत कम थी। उस समय उसकी ताकत केवल युवराज चिराग के बराबर थी और शायद थोड़ी कमजोर भी थी। वह इतनी आसानी से और चुपचाप रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को कैसे ले जा सकती थी? युवा कुंवर, अब हम क्या करें? एल्डर हरीश ने युवराज चिराग से पूछा। वह भी इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए अत्यंत अनिच्छुक था। आखिरकार गुप्त क्षेत्र के ज्वाला पर्वत श्रृंखला में उसने और युवराज चिराग ने रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि प्राप्त करने की कोशिश में लगभग अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने इतनी भारी कीमत चुकाई केवल यह देखने के लिए कि इस सब का फायदा किसी और को मिल रहा है। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? यह बात बिल्कुल यहां खत्म नहीं हो सकती। युवराज चिराग ने अपनी आंखें लाल करते हुए कहा। रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि हमारी है, हम बिल्कुल भी किसी को इसे चुराने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन युवा कुंवर, तन्वी की वर्तमान ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उससे निपटना इतना आसान नहीं हो सकता है। यह सुनकर एल्डर हरीश झिझका और बोला, इसके अलावा हमने गुप्त क्षेत्र के ज्वाला पर्वत श्रृंखला में असुर जयकाल और अंधकार दानवों के साथ एक समझौता किया था। अगर हम उनसे रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि वापस करने के लिए कहेंगे तो क्या वे इस मामले को उजागर नहीं कर देंगे? यह मामला हमेशा उनके लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी रहा है। अगर यह पुष्टि हो जाती है कि उन्होंने जो किया वह सच है, तो वे न केवल रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि वापस पाने में विफल होंगे,
बल्कि उन्हें दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन से अत्यंत गंभीर सजा का सामना भी करना पड़ेगा। उन्हें पहले से ही आभारी होना चाहिए कि तन्वी और वनवीर ने उनके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की। अगर वे रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि की मांग करने के लिए तन्वी और वनवीर के पास गए तो क्या वे परेशानी को बुलावा नहीं दे रहे होंगे? एल्डर हरीश की बातें सुनकर युवराज चिराग धीरे धीरे शांत हो गया। एल्डर हरीश सही था। उनके पास उन पर एक बहुत बड़ा नियंत्रण था जो तन्वी और वनवीर के पास था। हालांकि तन्वी और वनवीर के लिए सबूत के बिना उन पर आरोप लगाना मुश्किल होगा, उन्होंने ऐसा काम किया था और उनमें अभी भी कुछ अपराध बोध था। आखिरकार अंधकार दानव वंश के साथ मिली भगत करना एक बहुत बड़ा अपराध था। कोई भी ऐसे अपराध को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन वह इस मामले को बिना सजा के जाने देने के लिए अनिच्छुक था। युवा कुंवर, हम इस बारे में संप्रदाय प्रमुख को क्यों नहीं बताते? एल्डर हरीश ने चुप बैठे युवराज चिराग की ओर देखकर सावधानी से कहा। यह बेकार है। युवराज चिराग ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। भले ही मैं गुरुदेव को बता दूं तो इससे क्या फायदा होगा? क्या गुरुदेव को लगता है कि वह बस वनवीर के पास जा सकते हैं और रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि वापस छीन सकते हैं? गुप्त क्षेत्र में खजाना और अवसर स्वाभाविक रूप से मालिक रहित हैं। जिसके पास उन्हें जब्त करने की क्षमता है वह उनका मालिक है। उसके पास तन्वी और वनवीर के पास जाकर रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि की मांग करने का कोई कारण नहीं है। भले ही उसने रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि प्राप्त करने में कितनी भी बड़ी कीमत चुकाई हो, यह कोई बहाना नहीं है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ कोई छोटी ताकत नहीं है। यह उनके पंच अग्नि संप्रदाय की तरह ही दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख ताकतों में से एक है। खासकर हाल के वर्षों में कुलपति मयंक और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कई शिष्यों दोनों ने अपनी ताकत में काफी वृद्धि की है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की वर्तमान ताकत निश्चित रूप से दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख ताकतों के शीर्ष 5 में रैंक करने के लिए पर्याप्त है। उनके गुरुदेव अग्निराज इस मामले पर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के साथ कभी युद्ध नहीं करेंगे। अगर रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि पहले से ही युवराज चिराग की थी और तन्वी और वनवीर ने इसे जबरन उससे छीन लिया था तो कुछ औचित्य होता, लेकिन दुर्भाग्य से तन्वी और वनवीर ने उससे रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि नहीं चुराई। उन्होंने इसे ज्वाला पर्वत श्रृंखला के नीचे मैग्मा समुद्र से चुराया। भले ही आप आसमान से बहस करें, इस मामले को केवल उसके कमतर कौशल पर दोषी ठहराया जा सकता है। युवा कुंवर, क्या हम बस इसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? एल्डर हरीश ने कुछ अनिच्छा से पूछा। हम जाने दें? युवराज चिराग ने ठंडी सांस ली। जो युवराज चिराग का है उसे इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को कुछ समय के लिए वनवीर के हाथों में रहने दो। जल्दी या बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से वह वापस ले लूंगा जो अधिकारपूर्वक मेरा है। इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। इसकी योजना केवल धीरे धीरे बनाई जा सकती थी। सौभाग्य से वनवीर की साधना बहुत कम थी। उसकी असाधारण मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के बावजूद उसकी ताकत सीमित थी। उसे अंततः वनवीर पर हमला करने का अवसर मिल जाएगा। अभी उसकी प्राथमिकता अपनी चोटों को ठीक करना है। गुप्त क्षेत्र के ज्वाला पर्वत श्रृंखला के भीतर अर्धचरण गहन शून्य लोक के जानवर के खिलाफ लड़ाई में उसे जो गंभीर चोटें आई थीं वे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। सौभाग्य से उसने गुप्त क्षेत्र में कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त की, अन्यथा उसकी चोटों के साथ ठीक होना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता। इन कीमती जड़ी बूटियों की मदद से उसके ठीक होने की गति काफी बढ़ गई है। इस दर पर अगले 2 या 3 वर्षों में उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए। दक्षिणी महाद्वीप, राणा परिवार। अचानक एक बूम के साथ एक हवेली से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। जैसे ही यह आभा विस्फोटित हुई, दुनिया में तुरंत विभिन्न अजीब घटनाएं उत्पन्न होने लगीं। इस आश्चर्यजनक हंगामे ने तुरंत पूरे राणा परिवार को चौंका दिया। क्या हो रहा है? कितना आश्चर्यजनक हंगामा है! स्वर्ग और पृथ्वी में इस अजीब घटना को देखो। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया हो? यह हंगामा एल्डर मयंक राणा के निवास से आ रहा लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर मयंक राणा ने गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया हो? राणा परिवार के कई मार्शल आर्टिस्टों ने मयंक राणा के निवास की दिशा में देखा। सभी अत्यधिक सदमे के भाव दिखा रहे थे। अगर इस हंगामे का वास्तव में मतलब था कि मयंक राणा ने गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया है तो यह राणा परिवार के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी। राणा यशवीर को गहन शून्य लोक में प्रवेश किए हुए कितने वर्ष हो गए हैं? राणा परिवार की तो बात ही छोड़िए, पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में भी अनगिनत वर्षों में बहुत कम लोगों ने गहन शून्य लोक में प्रवेश किया है। पिताजी ने अंततः सफलता प्राप्त कर ली है। मीनाक्षी राणा ने स्वर्ग और पृथ्वी में अजीब घटना को देखा। उसका चेहरा अत्यधिक उत्साह का भाव दिखा रहा था। मयंक राणा का गहन शून्य लोक में प्रवेश स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ा था। राणा परिवार में लौटने के बाद से उसने दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में पन्ना मज्जा घाटी से प्राप्त अधिकांश पन्ना मज्जा अमृत अपने पिता मयंक राणा को समर्पित कर दिया था। उसके द्वारा दिए गए पन्ना मज्जा अमृत की मदद से मयंक राणा ने अंततः आज गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया। शशिकांत की तरह मयंक राणा ने भी पन्ना मज्जा अमृत का सेवन करके गहन शून्य लोक में प्रवेश किया। मोहिनी राणा ने दुनिया में इस असाधारण घटना को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य और खुशी की झलक दिखाई दी। वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी कि मयंक राणा ने गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया है। पूरे राणा परिवार में उसने केवल कुछ ही लोगों के करीब महसूस किया, जिनमें मयंक राणा और मीनाक्षी राणा शामिल थे। विशेष रूप से मयंक राणा, जिन्होंने इन वर्षों में उसकी बहुत देखभाल की थी। यह मयंक राणा की देखभाल के कारण ही था कि वह अंततः बाहर खड़े होने में सक्षम हुई। अन्यथा राणा परिवार की एक दूरस्थ शाखा के सदस्य के रूप में संसाधनों और साधना तकनीकों दोनों की कमी के कारण उसकी असाधारण प्रतिभा के बावजूद उसके लिए बहुत कुछ हासिल करना मुश्किल होता। इसलिए राणा परिवार ने उस पर बहुत बड़ी दया की थी। मोहिनी राणा हमेशा इस दयालुता के लिए आभारी रही थी। अब
मयंक राणा को गहन शून्य लोक में प्रवेश करते देख वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। मयंक राणा के गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के कुछ देर बाद राणा परिवार के पास आकाश में अचानक स्थानिक दरारें दिखाई दीं। एक के बाद एक इन स्थानिक दरारों से आकृतियां उभरने लगीं। उनमें से थे दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, अमर खड्ग संप्रदाय के गुरु प्रमुख वेदांत, दानव दमन संप्रदाय के गुरु प्रमुख दानव दमन, श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति मयंक, रहस्यमयी कन्या महल की स्वामिनी चंद्रकला, शस्त्र निर्माण भवन के ओजपाल, महारक्तिम किला के लॉर्ड जयचंद, पशुपालन संप्रदाय के पशुपति, पंच अग्नि संप्रदाय के अग्निराज और निश्चित रूप से राणा परिवार के कुलपति राणा यशवीर। ये दिव्य चेतना अवतार दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सबसे शक्तिशाली लोगों में से थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में किसी का गहन शून्य लोक में प्रवेश करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस खबर को जानने पर दक्षिणी स्वर्ग मंडल के शिखर पर खड़े ये लोग स्वाभाविक रूप से स्थिति की जांच करने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतारों के साथ नीचे उतरे। राणा परिवार की हवेली के भीतर उठने वाली असाधारण खगोलीय घटनाओं को देखकर इस क्षेत्र में उतरे शक्तिशाली हस्तियों के दिव्य चेतना अवतारों ने भावनाओं की एक श्रृंखला के साथ प्रतिक्रिया की। कुछ हर्षित थे, कुछ उत्साहित थे, कुछ भावहीन रहे और अन्य ने उदास भाव पहने थे। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक, गुरु प्रमुख दानव दमन, स्वामिनी चंद्रकला और ओजपाल जैसे युद्ध समर्थक हस्तियों को एक और मानव को गहन शून्य लोक में प्रवेश करते हुए देखकर वास्तव में खुशी हुई। मानव जाति जितनी मजबूत होगी, दक्षिणी स्वर्ग मंडल उतना ही सुरक्षित होगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक और गहन शून्य लोक विशेषज्ञ को जुड़ते हुए देखकर खुशी हुई। हालांकि जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, जैसे कि लॉर्ड जयचंद और पशुपति, वे अन्य मार्शल आर्टिस्टों को गहन शून्य लोक में प्रवेश करते हुए देखकर इतने खुश नहीं थे। यहां तक कि राणा परिवार के कुलपति राणा यशवीर को भी मयंक राणा को गहन शून्य लोक में प्रवेश करते देखकर कोई खुशी नहीं हुई, जबकि मयंक राणा की सफलता ने निस्संदेह राणा परिवार की ताकत बढ़ा दी थी। आखिरकार एक गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ का जुड़ना किसी भी बल की ताकत को काफी बढ़ा देता है। हालांकि मयंक राणा का गहन शून्य लोक में प्रवेश राणा परिवार के मुखिया के रूप में उनकी स्थिति के लिए खतरा होगा। मयंक राणा और उनकी कभी अच्छी नहीं बनी थी। कई मुद्दों पर उनके विचार काफी भिन्न थे। उदाहरण के लिए अंधकार दानव वंश से लड़ने के मामले में मयंक राणा युद्ध समर्थक गुट की ओर झुकते थे, जबकि वह तटस्थता पसंद करते थे। मयंक राणा के गहन शून्य लोक में प्रवेश करने से पहले राणा परिवार के भीतर उनके पहले से ही कई अनुयायी थे, जिन्हें कई युद्ध समर्थक सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन चूंकि उन्होंने गहन शून्य लोक में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उनके बड़े अनुयायी वर्ग के बावजूद वे राणा परिवार के भीतर उनकी स्थिति को खतरा नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन अब मयंक राणा ने गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया था और राणा परिवार के भीतर उनकी शक्ति निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें परिवार के योद्धाओं से और भी अधिक समर्थन मिलेगा। विशेष रूप से मार्शल आर्ट्स के महारथियों की युवा पीढ़ी के बीच मोहिनी राणा, राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से एक, मयंक राणा के पक्ष में मजबूती से खड़ी थी। मोहिनी राणा का राणा परिवार की युवा पीढ़ी के बीच बहुत सम्मान था। जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ेगा, राणा परिवार के भीतर उनका प्रभाव अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। यह बढ़ा हुआ प्रभाव मयंक राणा की शक्ति को और बढ़ाएगा। नतीजतन मयंक राणा राणा परिवार के भीतर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे, जो राणा यशवीर की खुद की शक्ति और स्थिति के लिए खतरा होगा। उस भविष्य के परिदृश्य के बारे में सोचते हुए राणा यशवीर अपने सामने असाधारण खगोलीय घटना को देखते हुए बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं कर रहे थे। बेशक इतने सारे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के आध्यात्मिक अवतारों के सामने वह अपनी नाराजगी नहीं दिखाएंगे, चाहे वह कितने भी नाखुश क्यों न हो। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, गुरु प्रमुख वेदांत, गुरु प्रमुख दानव दमन, कुलपति मयंक, स्वामिनी चंद्रकला और अन्य शक्तिशाली हस्तियों से बधाई का सामना करते हुए राणा यशवीर केवल एक मुस्कान का नाटक कर सकते थे और खुशी का दिखावा कर सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राणा परिवार के ऊपर आकाश में अजीब घटनाएं अंततः फीकी पड़ गईं। इस क्षण राणा परिवार के निवासों में से एक आकृति आकाश में उड़ गई। यह आकृति एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो बहुत ही सौम्य और परिष्कृत लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मयंक राणा थे, जो राणा परिवार के एक एल्डर थे। इस समय वह एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने सफलतापूर्वक गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया था। बधाई हो मित्र मयंक राणा। हा हा हा, मित्र मयंक राणा की सफलता हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक और गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ जोड़ती है। ऐसा खुशी का अवसर सचमुच किसी को भी दिल खोलकर जश्न मनाने पर मजबूर कर देता है। मयंक राणा के सफलतापूर्वक गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के बाद गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के एक समूह के दिव्य चेतना अवतार उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए। धन्यवाद, धन्यवाद। मयंक राणा ने तुरंत उनका अभिवादन किया। वह गहन शून्य लोक में प्रवेश करके स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। वह अनगिनत वर्षों से अर्धचरण गहन शून्य लोक की बाधा में फंसे हुए थे। अब अपनी बेटी मीनाक्षी राणा द्वारा प्रदान किए गए पन्ना मज्जा अमृत की मदद से उन्होंने अंततः उस बाधा को तोड़ दिया, जो उन्हें अनगिनत वर्षों से बांधे हुए थी, और बहुप्रतीक्षित गहन शून्य लोक में पहुंच गए। इस क्षण मयंक राणा अविश्वसनीय रूप से उत्साहित और भावनाओं से भरे हुए थे। इस सफलता के साथ वह अंततः दक्षिणी स्वर्ग मंडल के शिखर पर पहुंच गए थे। गहन शून्य लोक में मौजूद लोगों के लिए नीचे के लोग चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वह सीमा एक अजेय खाई की तरह थी, जो अनगिनत लोगों को रोक रही थी। गहन शून्य लोक के नीचे कोई भी, चाहे कितनी भी असाधारण प्रतिभा या कितनी भी शक्तिशाली ताकत क्यों न हो, कोई भी उस अजेय खाई को पार नहीं कर सकता था और एक सच्चे गहन शून्य लोक विशेषज्ञ को चुनौती नहीं दे सकता था। आखिरकार जो लोग गहन शून्य लोक में प्रवेश कर सकते थे, वे सभी बेजोड़ महारथी थे। अरबों में एक, गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, गुरु प्रमुख वेदांत,
गुरु प्रमुख दानव दमन, कुलपति मयंक, स्वामिनी चंद्रकला और अन्य शक्तिशाली हस्तियों के दिव्य चेतना अवतारों ने विदा होने से पहले मयंक राणा को बधाई दी। पिताजी, गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के सभी आध्यात्मिक अवतारों के जाने के बाद ही मीनाक्षी राणा दौड़कर उनके पास आने की हिम्मत कर पाई। वह दौड़कर मयंक राणा के पास गई, उनकी बांह पकड़ी और खुशी से चिल्लाई, पिताजी, आपने अंततः गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया है। मीनाक्षी राणा का सुंदर चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। हा हा हा, यह सब मेरी अच्छी बेटी की बदौलत है, अन्यथा तुम्हारे पिता को नहीं पता होता कि वह कितने और वर्षों तक अर्धचरण गहन शून्य लोक में फंसे रहते। मयंक राणा ने हाथ बढ़ाया और मीनाक्षी राणा के बालों को सहलाया और जोर से हंसे। मीनाक्षी राणा द्वारा प्रदान किए गए पन्ना मज्जा अमृत की मदद के बिना उन्हें अर्धचरण गहन शून्य लोक की बाधा को तोड़ने की बहुत कम उम्मीद होती, जब तक कि वह भाग्यशाली न होते और उन्हें कोई बड़ा अवसर न मिल जाता। अंकल मयंक, बधाई हो। इस समय मोहिनी राणा भी आई और सम्मानपूर्वक मयंक राणा को प्रणाम किया। मोहिनी राणा केवल राणा परिवार की एक बहुत ही दूरस्थ शाखा से थी, जबकि मयंक राणा राणा परिवार के एक उच्च पदस्थ एल्डर थे। उनके रिश्ते या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना उनके लिए मयंक राणा को इस तरह से संबोधित करना अनुचित था। हालांकि मीनाक्षी राणा के साथ उनके करीबी रिश्ते के कारण मयंक राणा ने उन्हें अपने संबोधन में कम औपचारिक होने की अनुमति दी। यह मयंक राणा ही थे जिन्होंने उसे संबोधन के उस रूप का उपयोग करने का निर्देश दिया था। मोहिनी, वैसे तो मुझे अपने गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मयंक राणा ने मुस्कान के साथ मोहिनी राणा की ओर देखते हुए कहा। मुझे धन्यवाद? यह सुनकर मोहिनी राणा हैरान रह गई। उसने एक उलझी हुई अभिव्यक्ति के साथ पूछा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? अगर तुम न होती तो मीनाक्षी पन्ना मज्जा अमृत जैसा कीमती और सर्वोच्च खजाना प्राप्त नहीं कर पाती। मयंक राणा ने उसकी ओर देखा और गहरी भावना के साथ कहा, इसके अलावा अगर तुम न होती तो मीनाक्षी शायद गुप्त क्षेत्र से जीवित नहीं निकल पाती। पन्ना मज्जा अमृत वापस लाना तो दूर की बात है, वह इस बार गहन शून्य लोक में प्रवेश करने में सक्षम हुए थे और जो सबसे अधिक श्रेय का हकदार है वह मोहिनी राणा होनी चाहिए।